नमस्कार। आज हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के एक ऐसे नियम पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में कह सकते हैं कि एक भूचाल ला दिया है। भेदभाव विरोधी नियम 2026। और हमारे पास जो सामग्री है वो इस कानून के हर पहलू की परतें खोलती है। बिल्कुल। और इन परतों के नीचे जो सवाल छिपा है वो सिर्फ एक है, क्या ये नियम सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव है या फिर ये रिवर्स भेदभाव का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है, जहां एक अन्याय को खत्म करने के लिए कहीं दूसरा अन्याय तो पैदा नहीं हो रहा। यही सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए इस पर एक गहरी पड़ताल करते हैं, समझते हैं कि आखिर इतने सख्त कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसके अंदर लिखा क्या है और क्यों इसे लेकर इतना हंगामा बरपा है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अचानक से इस तरह के सख्त कानून की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या पहले के नियम काफी नहीं थे? सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, नियम तो पहले भी थे 2012 से, लेकिन वो आज के नियमों जैसे बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, क्या फर्क था उनमें? जो 2012 के नियम थे ना, वो महज एक सलाह थे, एक एडवाइजरी। सलाह मतलब ऐसे एक सुझाव जिसे मानना या ना मानना कॉलेज की मर्जी पर था। हाँ, बिल्कुल। उनमें किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई का मतलब सजा देने का कोई तरीका ही नहीं था। तो ये तो बस कागजी शेर हुए जिन्हें कोई मानने को मजबूर ही नहीं था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी उन्हें नहीं मानती तो यूजीसी कुछ कर ही नहीं सकता था। वो बस दिखावे के नियम थे। लेकिन 2026 के नियम सिर्फ सलाह नहीं है, अब ये एक बाध्यकारी कानूनी ढांचा है। इसे यूजीसी एक्ट 1956 के तहत एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। अच्छा, तो मतलब अब इसे मानना मजबूरी है, मर्जी नहीं। जी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। रिएक्टिव यानी कुछ होने का इंतजार करने से प्रोएक्टिव यानी पहले से तैयारी करने की तरफ। और मुझे लगता है कि इस बदलाव के पीछे के जो आंकड़े हैं वो किसी को भी चौंका देंगे। ये सिर्फ कुछ गिनी चुनी घटनाओं का नतीजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताती हैं कि 2019-20 में भेदभाव के 173 मामले सामने आए थे। और 2023-24 तक आते आते ये संख्या 118% बढ़कर 378 हो गई। 118% की बढ़ोतरी सिर्फ 4 साल में! ये तो वाकई में अलार्म बजाने वाले आंकड़े हैं। और ये तो सिर्फ दर्ज हुए मामले हैं। शिकायतों का असल अंबार तो और भी बड़ा होगा। पिछले सिर्फ 5 सालों में 74 विश्वविद्यालयों और लगभग 11,500 कॉलेजों से कुल 15,160 शिकायतें मिली हैं। 15,000 से ज्यादा। ये दिखाता है कि समस्या कितनी फैली हुई और गहरी है। जी। और कुछ मामले तो इतने दुखद थे कि वो सिर्फ आंकड़े नहीं रहे, बल्कि पूरे देश के लिए एक दर्दनाक याद बन गए। निश्चित रूप से। हम 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या को कैसे भूल सकते हैं? उस एक घटना ने पूरे देश में कैंपस के अंदर के भेदभाव पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी। हाँ, मुझे याद है। फिर 2019 में मुंबई के BYL नायर अस्पताल की डॉक्टर पायल तड़वी का मामला सामने आया, जहां उन पर सीनियर डॉक्टरों द्वारा जातीय प्रताड़ना के आरोप लगे थे। इन घटनाओं ने दिखाया कि ये जहर सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। और शायद इन्हीं घटनाओं की गूंज थी जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और उसे दखल देना पड़ा। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को उसकी कमजोर शिकायत निवारण प्रणाली के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह से नाकाफी है। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि सख्त प्रवर्तन यानी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट वाले नियम बनाए जाएं। बिल्कुल। कोर्ट का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो ऐसी घटनाओं को होने से रोके। मतलब पहला लक्ष्य था छात्र आत्महत्याओं को रोकना। और दूसरा कैंपस में समानता यानी इक्विटी का माहौल बनाना, जहां हर छात्र को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। और सबसे अहम बात, कोर्ट ने जवाबदेही तय कर दी। जी, अब वाइस चांसलर और प्रिंसिपल की सीधी जिम्मेदारी होगी। वो अब ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि उन्हें पता नहीं था। ठीक है, तो जरूरत तो समझ में आ गई। अब जरा इन नए नियमों के अंदर झांकते हैं। ये नियम असल में किन लोगों को सुरक्षा देते हैं और किन पर लागू होते हैं? इसके 2 हिस्से हैं। पहला है संरक्षित समूह यानी प्रोटेक्टेड ग्रुप्स। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तो पहले से शामिल थे, लेकिन जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है वो है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को इसमें शामिल करना। ओबीसी का जुड़ना वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। उनकी संख्या बहुत बड़ी है। और ये नियम लागू किन पर होंगे?
क्या प्राइवेट कॉलेजेस से बच सकते हैं? कोई नहीं बच सकता। इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होगा, चाहे वो केंद्रीय हो, राज्य के हो, प्राइवेट हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। और सिर्फ संस्थान ही नहीं? नहीं, कैंपस में मौजूद हर एक व्यक्ति इसके दायरे में है। छात्र, फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ और यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी। हाँ, वो भी। अच्छा। और मुझे जो सबसे दिलचस्प बात लगी वो है भेदभाव की परिभाषा। इसे समझाने के लिए एक आइसबर्ग यानी हिमखंड का उदाहरण दिया गया है। ये एक बहुत शानदार तरीका है इसे समझने का। आइसबर्ग का वो छोटा सा हिस्सा जो पानी के ऊपर दिखता है, वो है प्रत्यक्ष भेदभाव, जिसे हम आसानी से देख और पहचान सकते हैं, जैसे किसी को उसकी जाति के नाम से बुलाना, अपमान करना या उसे शारीरिक या मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना। ये सब प्रत्यक्ष है। लेकिन असली खेल तो पानी के नीचे छुपे हुए उस विशाल हिस्से का है। बिल्कुल, पानी के नीचे का वो विशाल हिस्सा है अप्रत्यक्ष भेदभाव। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें भेदभाव करने का इरादा हो, ये जरूरी नहीं है। इरादा जरूरी नहीं है तो फिर क्या जरूरी है? अगर किसी नियम, नीति या व्यवहार का असर यानी इम्पैक्ट भेदभावपूर्ण होता है तो उसे भी भेदभाव माना जाएगा। अच्छा, तो इरादा नहीं, असर मायने रखता है। इसका कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में होता हो लेकिन हम उसे भेदभाव की तरह ना पहचानते हो। सोचिए, एक प्रोफेसर है जो हमेशा क्लास के कुछ ही छात्रों को मुश्किल सवाल पूछने के लिए चुनते हैं और वो सभी एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि से हैं। उनका इरादा शायद भेदभाव करना नहीं है, वो बस उन्हीं के साथ सहज महसूस करते होंगे। लेकिन इसका असर ये होता है कि बाकी छात्रों को लगता है कि उन्हें काबिल नहीं समझा जा रहा। या मान लीजिए हॉस्टल में कमरे बांटते वक्त अनजाने में एक ही जाति के छात्रों को एक साथ रख दिया। सही, इरादा शायद अच्छा था लेकिन इसका असर अलगाव पैदा कर सकता है। ये सब अप्रत्यक्ष भेदभाव है। ये तो बहुत बारीक बात है। तो फिर इस तरह की शिकायतों से निपटने के लिए क्या कोई सिस्टम बनाया गया है? हाँ, एक 3 स्तरीय ढांचा बनाया गया है। सबसे जमीनी स्तर पर हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी EOC बनाना जरूरी होगा। इसका काम होगा जागरूकता फैलाना और छात्रों को शुरुआती सपोर्ट देना। लेकिन अक्सर ऐसी कमेटियां तो सिर्फ नाम की बनकर रह जाती हैं। क्या इस सिस्टम में कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास असल में पावर हो? आपके सवाल का जवाब दूसरे स्तर पर है। हर संस्थान में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर या एक इक्विटी कमेटी होगी। और इस कमेटी का ढांचा कैसा होगा? इस कमेटी का ढांचा ही इसकी ताकत है। इसमें SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांग प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है ताकि हर समूह की आवाज सुनी जा सके और फैसला एक तरफा ना हो। और अगर कोई इस कमेटी के फैसले से भी संतुष्ट ना हो तब क्या? तो वो तीसरे और सबसे ऊंचे स्तर पर जा सकता है, जो है लोकपाल यानी ओम्बड्समैन। ये एक अपीलीय अधिकारी होगा जो कमेटी के फैसले को चुनौती दिए जाने पर मामले की फिर से सुनवाई करेगा। इसके अलावा कुछ सहायक तंत्र भी हैं? हाँ, जैसे 24/7 चलने वाली इक्विटी हेल्पलाइन और कैंपस में निगरानी के लिए इक्विटी स्क्वाड। ठीक है, सिस्टम तो बना दिया गया है, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है शिकायत पर कार्रवाई की समय सीमा। ये वाकई में इस कानून का सबसे सख्त पहलू है। शिकायत मिलने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर कमेटी को बैठक करनी होगी। सिर्फ 24 घंटे? ये तो अविश्वसनीय रूप से तेज है। क्या ये व्यावहारिक भी है? इतनी जल्दी में तो शायद मामले की शुरुआती जानकारी भी ठीक से इकट्ठा नहीं हो पाती होगी। बिल्कुल, और यही इसकी आलोचना का एक बड़ा बिंदु भी है जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन नियम यही है, 24 घंटे में बैठक और उसके बाद जांच समिति को 15 दिन के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। 15 दिन में रिपोर्ट? जी, और रिपोर्ट आने के 7 दिन के अंदर प्रशासन को सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी। और अगर कोई पक्ष असंतुष्ट है तो उसके पास लोकपाल के पास अपील करने के लिए 30 दिन का समय होगा। पूरी प्रक्रिया को बहुत तेज बनाया गया है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम तो बन गया, लेकिन अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो इसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि बिना सजा के डर के तो नियम अक्सर बेअसर हो जाते हैं। छात्रों के लिए क्या प्रावधान है? छात्रों के लिए सजा बहुत बहुत कठोर है। इसमें दोषी छात्र की डिग्री रोकना, हाँ, उसे कॉलेज से निष्कासित करना और भविष्य में उसे किसी भी सरकारी नौकरी और परीक्षा से वंचित करना तक शामिल है। अरे बाप रे, ये तो किसी भी छात्र के लिए करियर पर पूर्ण विराम लगाने जैसा है। बिल्कुल, और यह सिर्फ छात्रों पर नहीं, फैकल्टी और स्टाफ पर भी समान रूप से लागू होगा। और संस्थानों के लिए?
मैंने पढ़ा है कि उनके लिए तो इसे न्यूक्लियर विकल्प तक कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह संस्थानों के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर सकता है। अगर कोई संस्थान इन नियमों को लागू नहीं करता या उनकी अनदेखी करता है तो यूजीसी उस संस्थान की मान्यता रद्द। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस संस्थान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जी। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता ही रद्द हो गई तो वहां पढ़ रहे हजारों छात्रों का क्या होगा? उनकी डिग्रियां तो रद्द हो जाएंगी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी सजा है। इसके अलावा यूजीसी संस्थान को मिलने वाले सभी सरकारी अनुदान यानी ग्रांट्स बंद कर सकता है और नए कोर्स शुरू करने या ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने पर भी रोक लगा सकता है। ये किसी भी संस्थान को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। ठीक है, तो एक तरफ ये सख्त कानून है, उसकी जरूरत है और सजा का डर है। लेकिन अब सिक्के के उस दूसरे पहलू पर आते हैं जहां से सारा विवाद शुरू होता है। सवर्ण समाज में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा है। क्यों? उन्हें ये एक तरफा कानून लग रहा है। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं और सोशल मीडिया पर #ShameOnUGC जैसे हैशटैग्स चले। मूल भावना ये है कि ये कानून न्याय नहीं कर रहा बल्कि अन्याय कर रहा है। उनका मुख्य आरोप क्या है? वे इसे एक तरफा क्यों कह रहे हैं? देखिए, मुख्य आरोप ये है कि ये कानून पहले से ही ये मानकर चलता है कि भेदभाव करने वाला हमेशा सवर्ण छात्र ही होगा और पीड़ित हमेशा आरक्षित वर्ग से होगा। जी। सबसे बड़ा डर ये है कि इस कानून का इस्तेमाल बदला लेने के लिए किया जा सकता है और बिना निष्पक्ष जांच के किसी का भी करियर बर्बाद हो सकता है। और यहीं से रिवर्स भेदभाव का वो डर पैदा होता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल। इसे समझाने के लिए एक तराजू की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें SC, ST, OBC की सुरक्षा का पड़ना बहुत भारी दिखाया गया है और सामान्य वर्ग की सुरक्षा का पड़ना बिल्कुल हल्का या खाली। हाँ, आलोचकों का सवाल सीधा है, अगर आरक्षित वर्ग का कोई छात्र सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव करे तो वो कहाँ जाएगा? उसकी सुरक्षा कहाँ है? तो क्या कानून इस पर कुछ कहता है? कानून इस पर पूरी तरह से चुप है। इन नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों की सुरक्षा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। तो बड़ा सवाल यही है कि सवर्ण छात्रों के लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन मैकेनिज्म कहाँ है? क्या उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता? और यहीं से इसके दुरुपयोग का खतरा भी पैदा होता है। हाँ, सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये साबित करने का कोई लिटमस टेस्ट नहीं है कि जो घटना हुई वो वाकई जातिगत भेदभाव थी या सिर्फ दो लोगों के बीच की कोई निजी दुश्मनी या झगड़ा। तो क्या दो छात्रों के बीच किसी भी झगड़े को जातीय भेदभाव का रंग दिया जा सकता है? यही तो डर है और इसकी तुलना अक्सर SC/ST एक्ट से भी की जा रही है। अच्छा। आलोचकों का यही तर्क है। जैसे SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं, उन्हें डर है कि इस कानून का भी एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। कैंपस की राजनीति या व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए झूठी शिकायतों की बाढ़ आ सकती है। इसमें एक और बहुत जरूरी मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया गया है जो अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है, आरक्षित वर्गों के बीच आपसी भेदभाव। ये एक बहुत ही अहम और जटिल सवाल है। नियम ये मानकर चल रहे हैं कि भेदभाव हमेशा सवर्ण बनाम आरक्षित वर्ग होता है, लेकिन क्या SC वर्सेस OBC या ST वर्सेस SC के बीच भेदभाव नहीं होता? जमीनी हकीकत तो इससे कहीं ज्यादा जटिल है। अगर एक OBC छात्र किसी SC छात्र के साथ भेदभाव करता है तो क्या होगा? कानून इस पर कुछ कहता है? कानून इस पर साफ साफ कुछ नहीं कहता। ऐसा लगता है कि ये नियम ये मानकर चल रहा है कि उत्पीड़क यानी ऑप्रेसर हमेशा जनरल कैटेगरी से ही होता है और जो अप्रत्यक्ष भेदभाव की परिभाषा है उसे भी बहुत अस्पष्ट और खतरनाक माना जा रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ इरादा वर्सेस असर का बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए आपका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन आपके किसी साधारण व्यवहार से सामने वाले को भेदभाव महसूस हुआ तो भी आप दोषी माने जा सकते हैं। ये तो वाकई में डरावना है। आलोचक कहते हैं कि परिभाषा इतनी व्यापक है कि किसी भी असहमति को, किसी भी मजाक को भेदभाव बताया जा सकता है। और जो सख्त समय सीमा न्याय के लिए बनाई गई थी, आलोचकों का कहना है कि वही अन्याय का कारण बन सकती है। उनका यही तर्क है। 24 घंटे में बैठक और 15 दिन में रिपोर्ट, इसे निष्पक्ष जांच के लिए बहुत ही कम समय माना जा रहा है। मतलब जल्दबाजी में फैसले हो सकते हैं। हाँ, और ये प्रक्रिया निर्दोष साबित होने तक दोषी मानने जैसी है। शिकायत दर्ज होते ही आरोपी पर एक ठप्पा लग जाता है और उसे खुद को बेगुनाह साबित करने का पूरा मौका नहीं मिलता, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।
जब भी भारत में जाति से जुड़ा कोई कानून आता है तो राजनीति की बात जरूर होती है। क्या इसके पीछे भी कोई चुनावी गणित है? एक राजनीतिक आरोप तो सीधे तौर पर लग रहा है। कहा जा रहा है कि ये ओबीसी, एससी और एसटी वोट बैंक को एकजुट करने का एक चुनावी बिगुल है। खासकर कुछ राज्यों के चुनावों के संदर्भ में। जी, इसके समर्थन में जनसंख्या के आंकड़े भी दिए जा रहे हैं। एक विश्लेषण में दिखाया गया है कि देश में लगभग 67% आबादी आरक्षित वर्ग की है और 33% यानी करीब 43 करोड़ लोग सवर्ण समाज से हैं। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इन 43 करोड़ लोगों की चिंताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है? हाँ, और सवर्ण संगठनों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया तो वे राजनीतिक तौर पर अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो अंत में अगर हम दोनों पक्षों की दलीलों को एक साथ रखें तो तस्वीर क्या बनती है? देखिए, समर्थक कहते हैं कि समाज में सिस्टमिक भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है। इसे रोकने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत थी क्योंकि 2012 के नियम पूरी तरह फेल हो चुके थे। और रोहित वेमुला जैसे मामलों को दोबारा होने से रोकना है। बिल्कुल। और आलोचक कहते हैं कि समाधान न्याय होना चाहिए, बदला नहीं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उनका मानना है कि इस तरह के नियमों से कैंपस में डर का माहौल बनेगा और शिक्षा का जो खुलापन है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने नियमों के हर पहलू को देखा, उनकी जरूरत क्यों पड़ी, उनके प्रावधान क्या हैं और उन पर इतना गहरा विवाद क्यों हो रहा है। अंत में हमारे स्रोत का निष्कर्ष यही है कि समाज को इस वक्त संतुलन और एकता की जरूरत है। ये कानून एक तरफ सुरक्षा देता है तो दूसरी तरफ डर भी पैदा करता है। इसलिए कुछ चेक एंड बैलेंसेस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या होना चाहिए? क्या कोई ठोस सुझाव है? सबसे बड़ा सुझाव ये है कि झूठी शिकायतों के खिलाफ जांच और दंड का प्रावधान अनिवार्य होना चाहिए। अगर कोई जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए झूठी शिकायत करता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही सवर्ण छात्रों को भी किसी रंजिश या बदले की भावना से की गई शिकायतों के खिलाफ समान सुरक्षा का एक तंत्र मिलना चाहिए। मतलब लक्ष्य दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई बनाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई होनी चाहिए, जहां किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय न हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। स्रोत का अंतिम विचार ये है कि देश को जातियों में नहीं बल्कि राष्ट्रवाद में जोड़ने की जरूरत है। तो हम श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या इस तरह का कानून समाज को जोड़ने में मदद करेगा या मौजूदा दरारों को और भी गहरा कर देगा? और एक संतुलित समाधान आखिर कैसा दिख सकता है, जिसमें पीड़ितों को न्याय भी मिले और किसी बेगुनाहों को अन्याय का डर भी ना सताए?